नमस्कार दोस्तों। आज हम सभी यूपी स्पेशल 2026 से संबंधित एक मैराथन क्लास पर चर्चा करेंगे। आपको ये भी बता दें ये मैराथन क्लास जो है 1 जनवरी 2026 तक पूर्णतः अपडेटेड है, अर्थात इसमें उत्तर प्रदेश के जो भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स हैं उसको शामिल किया गया है, अर्थात जो भी बदलाव हुए हैं उसे शामिल करके यूपी जीके की एक महत्वपूर्ण अपडेटेड क्लास के रूप में इसे प्रस्तुत किया गया है। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि ये क्लास किन परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। तो ये आपका लेखपाल एग्जाम, जूनियर असिस्टेंट एग्जाम, लोअर पीसीएस एग्जाम, आरओ के प्रीलिम्स और मेंस के लिए यह क्लास बहुत महत्वपूर्ण है। यूपी पीसीएस एग्जाम, साथ में यूपी पीसीएस का जो मेंस पेपर का पेपर 5 और 6 होगा उसके लिए भी यह क्लास बहुत महत्वपूर्ण है। यूपी पीसीएल एग्जाम, पीटी एग्जाम जो होगा, टेट एग्जाम जो होगा, इलाहाबाद हाईकोर्ट के द्वारा जितने एग्जाम कंडक्ट कराए जाते हैं, एजीटी एग्जाम, साथ में आपको बता दें एसओ एग्जाम, ग्राम विकास अधिकारी अर्थात बीडीओ एग्जाम, और सबसे महत्वपूर्ण बात, या यूपीपीएससी द्वारा जितने एग्जाम कंडक्ट कराए जाते हैं, साथ में यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा जितने एग्जाम कंडक्ट कराए जाते हैं, उसमें उत्तर प्रदेश से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। यूपी ट्रिपल एससी में तो डायरेक्ट 20 प्रश्न आपको सभी एग्जाम में मिलेंगे। तो स्टार्ट करते हैं इसका पहला चैप्टर, उत्तर प्रदेश एक सामान्य परिचय। हम जानेंगे उत्तर प्रदेश के बारे में। इसकी स्थापना की बात करें तो 24 जनवरी 1950 को इसकी स्थापना हुई थी। इसका पुराना नाम संयुक्त प्रांत था, अर्थात यूनाइटेड प्रोविंसेस। नेक्स्ट बात करें राजधानी, तो इसकी राजधानी लखनऊ है। भौगोलिक स्थिति की बात करें तो यह भारत के उत्तर में स्थित है। इसके क्षेत्रफल की बात करें 2,40,928 वर्ग किलोमीटर है। भारत में इसके स्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से बात करें तो इसका चौथा स्थान है, जिसमें राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के बाद इसका स्थान है। नेक्स्ट बात करते हैं, उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस 24 जनवरी को मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन 1950 में इसका नाम उत्तर प्रदेश पड़ा था। आपको ये भी बता दें कि 1937 से और ये 1950 तक इसका नाम संयुक्त प्रांत ही था, और 24 जनवरी 1950 को इसका नाम उत्तर प्रदेश पड़ा। नेक्स्ट बात करते हैं, इसकी सीमाएं और पड़ोसी राज्यों के बारे में चर्चा करें तो उत्तर प्रदेश की सीमा 8 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली, साथ में एक देश नेपाल से इसकी सीमा लगती है। इसके उत्तर में उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, पश्चिम में हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान, दक्षिण में मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, पूर्व में बिहार और झारखंड। इसके उत्तर पश्चिम में हिमाचल प्रदेश, जबकि अंतर्राष्ट्रीय सीमा उत्तर में नेपाल से साझा करती है। आपको बता दें कि इसकी सबसे लंबी सीमा मध्य प्रदेश के साथ लगती है, जबकि सबसे छोटी सीमा जो है हिमाचल प्रदेश के साथ लगती है। अब इसके भौगोलिक विस्तार की बात करें तो इसकी पूर्व से पश्चिम लंबाई 650 किलोमीटर है। ये जो है पूर्व से पश्चिम लंबाई इसकी 650 किलोमीटर है। उत्तर से दक्षिण की बात करें तो इसकी लंबाई 240 किलोमीटर है। और प्रदेश का सबसे पश्चिमी जिला जो है ये शामली है। प्रदेश का सबसे पूर्वी जिले की बात करें तो बलिया है, और प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला सहारनपुर है। प्रदेश के सबसे दक्षिणी जिला की बात करें तो सोनभद्र है। नेक्स्ट बात करते हैं, जनगणना 2011 से संबंधित उत्तर प्रदेश के संबंध में। तो इसकी कुल जनसंख्या 20 करोड़ लगभग, अर्थात 19.98 करोड़, और यह भारत का सबसे बड़ा जनसंख्या के आधार पर स्टेट है। पुरुष जनसंख्या की बात करें तो 10.5 करोड़, महिला जनसंख्या 9.5 करोड़। इसके जनसंख्या घनत्व की बात करें तो 829 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। नेक्स्ट अगर बात करें इसके लिंगानुपात तथा सेक्स रेशियो की तो 912 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष पर, तथा इसका जो जनसंख्या घनत्व है वो आपका 829 प्रति वर्ग किलोमीटर, लिंगानुपात 912। कुल साक्षरता दर की बात करें तो 67.7% है। पुरुष साक्षरता की बात करें तो 77.3%, महिला साक्षरता 57.2%। सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला गौतम बुद्ध नगर है आपका। न्यूनतम साक्षरता जिला ये आपका श्रावस्ती है। ग्रामीण जनसंख्या की बात करें तो 77.7% है, जबकि शहरी जनसंख्या 22.3% है। नेक्स्ट बात करते हैं, इसकी राजकीय पशु की बात करें तो बारहसिंघा है। राजकीय पक्षी की बात करें तो सारस। राजकीय वृक्ष की बात करें तो अशोक है। राजकीय पुष्प आपका प्लास टेसु, इसको ब्रह्म कलश भी बोलते हैं। राजकीय खेल की बात करें तो हॉकी, और राजकीय फल आम है आपका। साथ में अगर राजकीय जलीय जीव की बात करें तो गंगा डॉल्फिन को घोषित किया गया है, गंगा डॉल्फिन। और ये आपका अक्टूबर 2023 में उत्तर प्रदेश सरकार ने गंगा डॉल्फिन को
राजकीय जलीय जीव घोषित किया है। नेक्स्ट बात करते हैं राजकीय चिन्ह। तो इसमें एक वृत्त में 2 मछली हैं, एक तीर धनुष है, 3 तरंग लाइनें हैं जो कि गंगा यमुना के बहाव का संकेत देती हैं। इसकी स्वीकृति की बात करें तो यह 1938 में स्वीकृत किया गया था। नेक्स्ट बात करते हैं, हम बात करेंगे राज्य के नामकरण पर, इसका ऐतिहासिक नाम। तो 1836 तक इसका नाम उत्तर पश्चिमी प्रांत था। 1877 तक उत्तर पश्चिमी प्रांत आगरा एवं अवध था। 1902 में इसका नाम जो है आगरा एवं अवध का संयुक्त प्रांत पड़ा। 1937 में इसका नाम संयुक्त प्रांत पड़ा और 1950 24 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश नाम पड़ा। इसकी राजधानी की चर्चा करेंगे तो सबसे पहले इसकी राजधानी 1836 में आगरा बनाई गई थी। 1858 से प्रयागराज अर्थात इलाहाबाद बनाई गई। 1921 से आंशिक रूप से लखनऊ बनाई गई, जबकि 1935 से लखनऊ पूर्णतया उत्तर प्रदेश की राजधानी बनाई गई। नेक्स्ट बात करते हैं, अब हम इसके प्रशासनिक एवं विधायी ढांचे की बात करेंगे। तो कुल डिस्ट्रिक्ट आपके 75 है। मंडल की बात करें 18 मंडल है। लोकसभा सीटें 80 हैं। राज्यसभा सीट जो है 31 है। विधानसभा सीट 403 है और विधान परिषद सीट 100 है। उच्च न्यायालय की बात करें तो प्रयागराज में है। न्यायपीठ न्यायालय की जो खंडपीठ है वो आपका लखनऊ में है। आपको ये भी बता दें उत्तर प्रदेश का जो विधानमंडल है ये द्विसदनात्मक है, अर्थात यहाँ की जो विधानसभा है, विधानसभा और विधान परिषद दोनों है, अर्थात लेजिस्लेटिव असेंबली एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल दोनों स्थित हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, अब हम इसके कुछ महत्वपूर्ण सीमावर्ती तथ्यों पर बात करेंगे। सोनभद्र जो है एकमात्र ऐसा जिला है जो 4 राज्यों को स्पर्श करता है। सोनभद्र आपका मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़ और बिहार को स्पर्श करता है। सहारनपुर की बात करें 3 राज्यों को स्पर्श करता है, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड। जब हम बात करेंगे आगरा की, 2 राज्यों से सीमा है, मध्य प्रदेश और राजस्थान। गौतम बुद्ध नगर की बात करें तो 2 राज्यों से सीमा है, हरियाणा और दिल्ली से। आपको बता दें जो ललितपुर है यह 3 तरफ से मध्य प्रदेश से घिरा है, लेकिन यह केवल एक ही राज्य को स्पर्श करता है। आपका सोनभद्र जिले से संबंधित प्रश्न बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, आपको ये भी बता दें दोस्तों 3 पार्ट में मैराथन सीरीज आएगी। इसके बाद हम उत्तर प्रदेश के जिला दर्शन सीरीज लेकर आएंगे, जिसमें उत्तर प्रदेश के 75 जिला को अलग से कवर करेंगे। तो हम बात करेंगे राजधानी क्षेत्र एनसीआर में शामिल जिलों की। तो उत्तर प्रदेश के कुल 8 जिले शामिल हैं एनसीआर में, जैसा कि मैप में भी दिखाया गया है। मेरठ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, हापुड़, बागपत, मुजफ्फरनगर और शामली। ये आपका नवीनतम जिला है जो शामिल किया गया था। नेक्स्ट बात करते हैं, कुछ नगरों के हम उपनाम की चर्चा करेंगे। तो प्रयागराज ये संगम नगरी, कुंभ नगरी और ईश्वर का निवास स्थान भी कहा जाता है। अयोध्या को राम जन्मभूमि और तीर्थराज भी कहा जाता है। गोरखपुर इसे गोरखधाम और नाथनगर के नाम से जानते हैं। कानपुर तो उत्तर भारत का मैनचेस्टर और चर्म नगर भी कहा जाता है। जौनपुर की बात करें तो इसे सिराज हिंद अर्थात पूर्व का सिराज कहा जाता है। सोनभद्र की बात करें तो पावर कैपिटल ऑफ इंडिया इसे कहा जाता है। प्रतापगढ़ आंवला नगरी, लखनऊ जो मलिहाबाद क्षेत्र है, आमों का नगर, चंदौली धान का कटोरा। नेक्स्ट बात करते हैं, इसमें हम भारत के मानक समय की बात करेंगे। तो भारत का जो मानक समय 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा से निर्धारित होता है और यह रेखा जो है आपका उत्तर प्रदेश में प्रयागराज के निकट मिर्जापुर से होकर गुजरती है। IST ग्रीनविच से यह 5 घंटे 30 मिनट आगे है। IST रेखा 5 राज्यों से होकर गुजरती है, जिसमें आपका उत्तर प्रदेश भी शामिल है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, उड़ीसा है और आंध्र प्रदेश है। कुछ इनको हम ट्रिक से याद करते हैं, जैसे यूपी में आधा घंटा उड़ा, तो यूपी से उत्तर प्रदेश, में से मध्य प्रदेश, आधा अर्थात आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ घंटा अर्थात छत्तीसगढ़, उड़ा मतलब उड़ीसा। यह आप ट्रिक याद कर सकते हैं। IST से इन 5 राज्य गुजरते हैं, जैसा कि मैप में भी दिखाया गया है। ये आपका IST रेखा है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ये आपका उड़ीसा और ये आपका आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट चर्चा करते हैं, अब हम चर्चा करेंगे उत्तर प्रदेश का भौगोलिक विभाजन। उत्तर प्रदेश को मुख्यतः 3 भौतिक प्रदेशों में विभाजित किया गया है। इस अध्याय में हम इन सभी से विस्तार से अध्ययन करेंगे। क्षेत्रफल तो आप लोग जानते ही, 2,40,928 वर्ग किलोमीटर, जो कि भारत के कुल क्षेत्रफल का 7.33% है। इसकी बात करें तो यह प्राचीन भूखंड जो है गोंडवाना लैंड का भाग है। जो उत्तर प्रदेश है यह गोंडवाना लैंड का भाग है। नेक्स्ट बात करते हैं, हम बात करेंगे यूपी के 3 प्रमुख भौतिक प्रदेश। 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड के गठन के बाद उत्तर प्रदेश का पर्वतीय भाग उत्तराखंड में चला गया। इसके बाद शेष उत्तर प्रदेश को 3 प्रमुख भौतिक क्षेत्रों में बांटा गया, जिनमें आपका भाबर एवं तराई क्षेत्र, गंगा यमुना का विशाल मैदान और दक्षिण का पठारी भाग शामिल है।
नेक्स्ट बात करते हैं, उत्तराखंड के गठन से पहले उत्तर प्रदेश का पर्वतीय भाग भी इसी राज्य का हिस्सा था। अब यूपी में मुख्यतः मैदानी और पठारी क्षेत्र ही शामिल हैं। नेक्स्ट है भाबर क्षेत्र। इसके विस्तार की बात करें तो पश्चिम में सहारनपुर से लेकर पूर्व में कुशीनगर तक एक पतली पट्टी के रूप में फैला हुआ है। इसके निर्माण की बात करें तो पर्वतों से उतरती नदियों द्वारा लाई गई भारी कंकड़ पत्थर के निक्षेप से बनी है। इसकी विशेषताओं की बात करें तो भूमि उबड़ खाबड़ और कंकरीली पथरीली होती है। इसकी पारगम्यता के कारण छोटी नदियां यहाँ भूमिगत होकर अदृश्य हो जाती हैं। यह क्षेत्र कृषि के लिए अनुपयुक्त तथा नॉट सुटेबल है। इसको जो है पहचानना चाहें तो भाबर की मुख्य पहचान कंकड़ पत्थर और नदियों का विलुप्त होना से है। परीक्षा में इन शब्दों पर विशेष ध्यान दो। नेक्स्ट बात करते हैं, इसके तराई क्षेत्र की बात करें, इसकी स्थिति क्या है तो भाबर क्षेत्र के ठीक दक्षिण में स्थित एक नम और दलदली पट्टी है। इसके निर्माण की बात करें तो भाबर की भूमिगत नदियों द्वारा लाए गए महीन अवसादों के निक्षेप से बनी है। विशेषताएं तो भाबर में विलुप्त हुई नदियां यहाँ पुनः सतह पर आ जाती हैं। भूमिगत समतल नम और दलदली होती हैं। प्रमुख फसलें इसमें गन्ना धान की खेती के लिए उत्तम है क्योंकि यह अधिक जल की आवश्यकता होती है। जैव विविधता से भरपूर है। सरीसृप जैसे अजगर मगरमच्छ आदि पाए जाते हैं। अगर इसको मेमोरी से याद करना हो तो आप भाबर को पत्थर से याद कर सकते हैं। जब नदियां भाग जाती हैं या चली जाती हैं तो क्षेत्र पथरीला हो जाता है। तराई की बात याद रख सकते हैं, नदी तैरकर वापस आई अर्थात वेटनेस। जब नदी वापस आएगी तो वो क्षेत्र जो है तराई क्षेत्र हो जाएगा। नेक्स्ट तो हम चर्चा करेंगे गंगा यमुना का मैदान। इसके परिचय की बात करें, यह उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा भौतिक भाग है जो उत्तर में भाबर तराई और दक्षिण में पठारी क्षेत्रों के बीच स्थित है। इसके निर्माण की बात करें तो इसका निर्माण गंगा यमुना और उसकी सहायक नदियों द्वारा प्लीस्टोसीन युग से अब तक लाए गए जलोढ़ निक्षेप से हुआ है। इसका ढाल जो है उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर है। इसका उप विभाजन जो है जलोढ़ मृदा की आय और विशेषताओं के आधार पर इसे दो भागों में बांटा गया है। इसमें आपका पहला है भांगर, दूसरा है खादर। गंगा के मैदान का निर्माण जलोढ़ मिट्टी से हुआ है जो दुनिया की सबसे उपजाऊ मिट्टियों में से एक है। आप लोग बांगर और खादर में बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं तो उनकी विशेषताओं पर चर्चा करेंगे। इनका अन्य नाम है पुराना नाम पुरानी जलोढ़ और खादर का नवीन जलोढ़। स्थान की बात करें तो नदी से दूर ऊंची मैदानी भाग पर, जबकि खादर जो है नदी के पास निचला बाढ़ का मैदान होता है। यहाँ बाढ़ का पानी नहीं पहुंचता है, जबकि यहाँ प्रतिवर्ष बाढ़ आती है। मृदा नवीनीकरण तो मृदा का नवीनीकरण इसमें नहीं होता है क्योंकि पानी नहीं पहुंचता। इसमें हर साल बाढ़ से नई मिट्टी की परत बिछ जाती है। उर्वरता की बात करें तो इसमें खादर की तुलना में कम उपजाऊ होता है, जबकि यह अत्यधिक उपजाऊ होता है। अब इसको जो है मेमोरी ट्रिक से आप याद कर सकते हैं। बांगर मतलब आप समझिए बेकार, लेस फर्टिल। खादर का मतलब आप खाद से लीजिए अर्थात मैन्योर या पूरी तरह फर्टिल है। अब आपका तीसरा है दक्षिण का पठारी भाग। इसकी स्थिति की बात करें तो यह क्षेत्र गंगा के मैदान के ठीक दक्षिण में स्थित है। अन्य नाम इसका बुंदेलखंड का पठार भी कहा जाता है। तो याद रखिए दक्षिण का जो पठारी भाग है इसे बुंदेलखंड का पठार भी कहते हैं। निर्माण की बात करें तो यह प्रायद्वीपीय पठार का ही उत्तरी विस्तार है या कठोर प्राचीन चट्टानों से निर्मित है। इसके भाग की बात करें तो यह विंध्याचल पर्वत श्रेणी का हिस्सा है। विशेषताएं क्या है, यह एक कम वर्षा वाला क्षेत्र है। यहाँ की मिट्टी कृषि के लिए बहुत उपजाऊ नहीं है। प्रमुख फसलों की बात करें दाल, तिलहन और मोटे अनाज, जबकि यह क्षेत्र जो है खनिज संसाधनों की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। हालांकि कृषि यहाँ की मुख्य चुनौती है। नेक्स्ट अब हम इसे संबंधित कुछ प्रश्न पर चर्चा करेंगे। कंकरीली और पतली मृदा यूपी के किस क्षेत्र में पाई जाती है तो भाबर क्षेत्र में। पुरानी जलोढ़ मृदा को क्या कहते हैं तो बांगर कहते हैं। उत्तर प्रदेश के दक्षिणी पठारी भूभाग को किस नाम से जाना जाता है तो बुंदेलखंड का पठार कहते हैं। तराई क्षेत्र की भूमि कैसी होती है, समतल, नम और दलदली होती है। किस क्षेत्र में नदियां भूमिगत हो जाती हैं तो भाबर क्षेत्र में। नेक्स्ट अब हम उत्तर प्रदेश की जलवायु पर चर्चा करेंगे। जलवायु और मौसम से संबंधित प्रमुख रीतियां, वर्षा का वितरण क्या है और परीक्षा विशेष महत्वपूर्ण तथ्य। अब हम चर्चा करेंगे कि जलवायु और मौसम में अर्थात क्लाइमेट एंड वेदर में क्या डिफरेंस है। जलवायु किसी क्षेत्र विशेष में लंबी अवधि तक अर्थात दीर्घकालिक के दौरान वायुमंडल की औसत दशाएं जो होती हैं जलवायु कहलाती हैं। मौसम की बात करें तो वायुमंडल में होने वाला अल्पकालिक जो परिवर्तन होता है मौसम कहलाता है। अब बात करते हैं कि उत्तर प्रदेश की जलवायु कैसी है। तो आपकी उत्तर प्रदेश की जलवायु जो है उपोष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। कारण की बात करें,
यूपी कर्क रेखा के ऊपर स्थित है, इसीलिए यह उपोष्ण कटिबंध श्रेणी में आता है। देखिए कर्क रेखा, इसके ठीक ऊपर आपका उत्तर प्रदेश है, उपोष्ण कटिबंधीय स्थिति है। नेक्स्ट, उत्तर में हिमालय की उपस्थिति साइबेरिया से आने वाली ठंडी हवाओं को रोकती है, जिससे यहाँ की जलवायु में उष्णकटिबंधीय मानसून के लक्षण भी मिलते हैं। नेक्स्ट है शीत ऋतु। इसकी अवधि की बात करें तो नवंबर से फरवरी तक। सबसे ठंडा महीना उत्तर प्रदेश का जनवरी होता है, जो मुख्यतः चल रहा है। मुख्य घटना की बात करें तो पश्चिमी विक्षोभ। भूमध्य सागरीय से उत्पन्न होने वाले चक्रवातों के कारण पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 10 सेंटीमीटर तक वर्षा का होना, और यह वर्षा मावट कहलाती है। तो इंपॉर्टेंट है मावट शब्द, और ये आपके मेन कारण है जिसके कारण जनवरी में सबसे ज़्यादा ठंडी होती है। पश्चिमी सागरीय से उत्पन्न होने वाले चक्रवात, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 10 सेंटीमीटर तक वर्षा का होना, और यह वर्षा जो है मावट कहलाती है। ये पूछा जा सकता है एग्जाम में। किसके लिए लाभदायक होता है? तो रबी की फसल के लिए यह अत्यंत लाभकारी है। नेक्स्ट, मावट वर्षा का कारण दक्षिण पश्चिम मानसून नहीं बल्कि पश्चिमी विक्षोभ है। तो ये पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट है, अब चर्चा करेंगे ग्रीष्म ऋतु पर। इसकी अवधि है मार्च से मध्य जून तक। सबसे गर्म महीना उत्तर प्रदेश में मई और जून है। कारण क्या है? सूर्य का कर्क रेखा पर लंबवत होना। सर्वाधिक गर्म क्षेत्र बुंदेलखंड का क्षेत्र, जो कि आगरा और झांसी सबसे अधिक गर्म होता है। सबसे कम गर्मी वाला बरेली है। मुख्य घटनाएं क्या है? तो शुष्क एवं गर्म हवाएं, जिन्हें लू कहते हैं। औसत अधिकतम तापमान 36 से 39 डिग्री सेल्सियस। औसत न्यूनतम तापमान 21 से 23 डिग्री सेल्सियस। बुंदेलखंड में तापमान होता है 40 से 45 डिग्री सेल्सियस तक। नेक्स्ट, इसकी अवधि आपका मध्य जून से सितंबर तक। यह आपका दक्षिण पश्चिम मानसून है। इसका जो मुख्य स्रोत है, वर्षा के प्रतिशत की बात करें तो प्रदेश की कुल वर्षा का 75 से 85% इसी ऋतु में होता है। यूपी में वर्षा मुख्यतः मानसून की बंगाल की खाड़ी से होती है। तो उत्तर प्रदेश में जो मुख्यतः वर्षा होती है वो मानसून की बंगाल की खाड़ी की शाखा से होती है। नेक्स्ट बात करते हैं, बंगाल की खाड़ी से आने वाली मानसूनी पवनों को प्रदेश में पूर्वा के नाम से जानते हैं। ये प्रश्न पूछा गया एग्जाम में। यह मानसून प्रदेश में पूर्व तथा दक्षिण पूर्व दिशा से प्रवेश करता है, जैसा कि मैप में दर्शाया गया है। ये आपकी पूर्वी पवने हैं। मध्यम वर्षा आपका 80 से 100 सेंटीमीटर। सर्वाधिक वर्षा गोरखपुर में होता है 184.7 सेंटीमीटर। जबकि शिवालिक श्रेणियां हैं, यहाँ वर्षा जो है 120 से 180 सेंटीमीटर। न्यूनतम वर्षा मथुरा में 54.4 सेंटीमीटर, और ये आपका ललितपुर का क्षेत्र है जिसमें 54 से 80 सेंटीमीटर वर्षा होती है। नेक्स्ट, अब बात करते हैं वर्षा के पैटर्न और मुख्य उससे संबंधित तथ्य। पहला नियम क्या कहता है कि पूरब से पश्चिम जाने पर वर्षा की मात्रा उत्तर प्रदेश में घटती है। कारण क्या होता है? हवा में नमी की मात्रा कम हो जाती है। दूसरा, उत्तर जो कि तराई से दक्षिण अर्थात पठार जाने पर वर्षा की मात्रा घटती है। उसका कारण क्या है? तो हिमालय से टकराकर पवने उत्तर में अधिक वर्षा करती हैं, जबकि दक्षिण की ओर नमी घट जाती है। बात करें सर्वाधिक वर्षा वाला जिला उत्तर प्रदेश का, तो गोरखपुर है 184.7 सेंटीमीटर वार्षिक औसत वर्षा है। न्यूनतम वर्षा वाला जिला मथुरा है, जिसमें 54.4 सेंटीमीटर वार्षिक औसत वर्षा होती है। अब उत्तर प्रदेश से आर्द्र एवं उष्ण क्षेत्र। इसमें पहला आपका तराई क्षेत्र। वर्षा होती है यहाँ 120 से 180 सेंटीमीटर। जिसमें जिले कौन कौन शामिल है? तो सहारनपुर, बिजनौर, लखीमपुर खीरी, बहराइच, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, गोरखपुर, देवरिया और कुशीनगर। नेक्स्ट बात करते हैं पूर्वी उत्तर प्रदेश का। तो यहाँ जो वर्षा होती है 100 से 120 सेंटीमीटर। प्रदेश का सर्वाधिक नम भूमि वाला जिला सोनभद्र है। ये महत्वपूर्ण तथ्य है, एग्जाम में पूछा भी गया है कि प्रदेश का सर्वाधिक नम भूमि वाला जिला कौन सा है? तो सोनभद्र है। पूरब से पश्चिम की ओर जाने पर वर्षा की मात्रा घटती है। इसमें जो होता है, जब आप पूरब से पश्चिम की ओर जाते हैं तो वर्षा की मात्रा उत्तर प्रदेश में घटती है। नेक्स्ट बात करते हैं, इसमें क्या है? साधारण आर्द्र एवं उष्ण क्षेत्र। तो पहला है मध्यवर्ती मैदानी क्षेत्र, जिसे उप आर्द्र क्षेत्र भी कहते हैं। यहाँ जो वर्षा होती है 80 से 100 सेंटीमीटर। जिले कौन कौन से आते हैं? प्रयागराज, प्रतापगढ़, फतेहपुर, लखनऊ, उन्नाव, कानपुर आदि। पश्चिमी मैदानी क्षेत्र की बात करें तो इसमें 65 से 80 सेंटीमीटर वर्षा होती है। जिले कौन से हैं? आगरा, मथुरा, अलीगढ़, मेरठ, गाजियाबाद। नेक्स्ट, इसमें हम बात करेंगे बुंदेलखंड का पठारी क्षेत्र। विशेषता क्या है? तो निम्न वर्षा, उच्च ग्रीष्म तापमान, जिसमें जो ग्रीष्म तापमान होता है 40 से 45 डिग्री सेल्सियस। जिले आपके झांसी, ललितपुर, बांदा, हमीरपुर, महोबा, जालौन और चित्रकूट। कुछ प्रश्न पर बात करेंगे। प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है? तो तराई क्षेत्र में सबसे ज्यादा वर्षा होती है। प्रदेश के किस जनपद में सबसे कम वर्षा होती है? मथुरा, लगभग 54.4 सेंटीमीटर। शीत ऋतु में उत्तर प्रदेश में वर्षा किस कारण होती है? तो पश्चिमी विक्षोभ के कारण।
बंगाल की खाड़ी वाले मानसून को प्रदेश में किस नाम से जानते हैं? पूर्वा नाम से जानते हैं। उत्तर प्रदेश की जलवायु का वर्गीकरण मुख्य रूप से वर्षा के वितरण के आधार पर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में वर्षा मुख्यतः किस मानसून शाखा से होती है? तो दक्षिण पश्चिम मानसून की बंगाल की खाड़ी की शाखा से। नेक्स्ट है आपका, प्रदेश का कौन सा जिला सर्वाधिक गर्मी का अनुभव करता है? तो आगरा और झांसी, जो कि बुंदेलखंड क्षेत्र में आता है। पूर्व से पश्चिम की ओर जाने पर वर्षा की मात्रा पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो वर्षा की मात्रा पूर्व से पश्चिम जाने पर घटती है। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में मावठ वर्षा किस फसल के लिए लाभदायक है? तो रबी की फसल के लिए लाभदायक है। नेक्स्ट है आपका, मई जून के महीने में चलने वाली तीव्र गर्म पश्चिमी हवाओं को क्या कहते हैं उत्तर प्रदेश में? तो लू कहते हैं। पूर्वी उत्तर प्रदेश में औसत वार्षिक वर्षा कितनी होती है? तो 100 से 120 सेंटीमीटर। प्रदेश का सर्वाधिक नम या आर्द्रभूमि वाला जिला कौन सा है? तो सोनभद्र है। बुंदेलखंड के पठारी क्षेत्र में औसत वार्षिक वर्षा कितनी होती है? तो लगभग 80 सेंटीमीटर। नेक्स्ट, गोरखपुर में मानसून की संभावित अवधि कितनी होती है? तो लगभग 56 दिन। वर्षा के वितरण के आधार पर प्रदेश को कितने जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है? तो दो मुख्य भागों में, पहला आर्द्र एवं उष्ण, दूसरा साधारण आर्द्र एवं उष्ण। उत्तर प्रदेश का सबसे ठंडा महीना कौन सा होता है? तो आपका जनवरी होता है। नेक्स्ट बात करते हैं, पश्चिमी मैदानी क्षेत्रों में दक्षिण पश्चिम की ओर बढ़ने पर वर्षा की मात्रा घटती है, जो राज्य के समग्र पैटर्न पूर्व से पश्चिम का अनुसरण करती है। नेक्स्ट, अब क्विक रिवीजन करेंगे। 3 ऋतुएं होती हैं उत्तर प्रदेश में, शीत जो कि नवंबर से फरवरी तक, ग्रीष्म जो कि मार्च से जून तक, वर्षा जो कि जून सितंबर तक। शीत ऋतु का कारण है पश्चिमी विक्षोभ और मावठ वर्षा। ग्रीष्म ऋतु का कारण है लू और सर्वाधिक गर्मी बुंदेलखंड के क्षेत्र से। वर्षा की बात करें तो यह दक्षिण पश्चिम मानसून, बंगाल की खाड़ी और पूर्वा पवन से। नेक्स्ट बात करते हैं, उत्तर प्रदेश के 2 जलवायु प्रदेश, पहला है आर्द्र एवं उष्ण, दूसरा है साधारण आर्द्र एवं उष्ण में आपका तराई और पूर्वी उत्तर प्रदेश, साधारण आर्द्र में मैदानी और पठारी शामिल है। नेक्स्ट, वर्षा के क्रम की बात करें तो गोरखपुर में सर्वाधिक और मथुरा में न्यूनतम वर्षा होती है। आप ट्रिक से भी याद कर सकते हैं। क्रम की बात करें तो कि आपका शीत, ग्रीष्म एंड वर्षा। नेक्स्ट बात करेंगे उत्तर प्रदेश की मिट्टियाँ। इस नोट में हम यूपी की सभी मिट्टियों को मैप और ट्रिक के माध्यम से करेंगे। यहाँ से एग्जाम में 1 या 2 प्रश्न बिल्कुल श्योर आते हैं। अगर मृदा की परिभाषा की बात करें, भू प्रॉपर्टी पर मिलने वाले असंगठित पदार्थों की ऊपरी परत और इसका निर्माण चट्टानों के टूटने फूटने अथवा अवक्षय से होता है। उत्तर प्रदेश की मिट्टियों का वर्गीकरण, पहला भाग है इसका भाबर और तराई, दूसरा है मध्य के मैदान की मृदा, तीसरा है दक्षिण के पठार की मृदा जो बुंदेलखंडीय मृदा कहलाती है। भाबर क्षेत्र की मृदा की बात करें तो इसका जो क्षेत्र है सहारनपुर से कुशीनगर तक हिमालय की तलहटी में पतली पट्टी के रूप में है। निर्माण कैसे हुआ? तो हिमालयी नदियों द्वारा लाए गए भारी कंकड़ पत्थरों के निक्षेप से हुआ। इसकी विशेषताएं क्या है? तो मोटे कण कंकड़ पत्थर युक्त है, जल धारण क्षमता बहुत कम होती है इसकी, नदियां यहाँ पत्थरों के नीचे विलुप्त हो जाती हैं, कृषि कार्य के लिए अनुपयुक्त होती हैं। वनस्पति की बात करें तो केवल झाड़ियां व ऊबड़ खाबड़ वन पाए जाते हैं। नेक्स्ट, तराई क्षेत्र की मृदा, इसका क्षेत्र जो है भाबर के दक्षिण में एक महीन पट्टी के रूप में होता है। इसके निर्माण की बात करें तो हिमालयी नदियों द्वारा लाए गए महीन कणों से बनता है। इसमें महीन कण समतल, दलदली और नमी पट्टी होती है। भाबर में विलुप्त नदियां यहाँ पुनः प्रकट होती हैं। नाइट्रोजन व जैविक पदार्थ की अधिकता होती है। अब अधिकांश भूमि कृषि योग्य बना ली गई है। वैसे इसके प्रमुख फसलों की बात करें तो गन्ना है, धान, गेहूं और कुछ जगहों पर जूट भी है। नेक्स्ट, नवीन जलोढ़ या खादर मृदा, परिचय क्या है? तो गंगा यमुना के मैदानी क्षेत्र की सबसे उपजाऊ मिट्टी होती है। इनका निर्माण कैसे होता है? नदियों द्वारा प्रतिवर्ष लाई गई बाढ़ की मिट्टी से होता है। इनकी विशेषताएं क्या है? तो हल्के भूरे रंग की छिद्रयुक्त होती हैं, जल धारण क्षमता बहुत अधिक होती है, चूना, पोटास, मैग्नीशियम जैविक तत्वों की अधिकता होती है। इसमें कमी किसकी होती है? एग्जाम में पूछा जाता है नाइट्रोजन और फास्फोरस की। इसके अन्य नाम की बात करें तो बलुआ, सिल्ट बलुआ, दोमट और मटियार नाम से जानी जाती है। आपको बता दें खादर तथा नवीन जलोढ़ यह यूपी की सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी है। इसकी फसलें बहुत उपजाऊ होने के कारण लगभग सभी फसलें इसमें उगाई जा सकती हैं। नेक्स्ट है आपका पुरानी जलोढ़ या बांगर मृदा,
क्षेत्र क्या है, तो मैदानी क्षेत्र का वह ऊंचा भाग जहाँ बाढ़ का पानी नहीं पहुंचता है। इसका निर्माण की बात करें तो पुराने जलोढ़ निक्षेपों से इसका नवीनीकरण नहीं होता है। इसकी विशेषताएं खादर की तुलना में कम उपजाऊ होता है, गहरे रंग की होती है, इसमें कंकड़ अर्थात कैल्शियम कार्बोनेट के पिंड पाए जाते हैं। इसके अन्य नामों की चर्चा करें तो उपहार मिलता कहीं कहीं दोमट और मटियार मिलता के नाम से जानी जाती है। कमी क्या होता है, इसमें नाइट्रोजन और फास्फोरस की कमी होती है। पांगट होता है खादर से कम उपजाऊ होती है। नेक्स्ट चर्चा करते हैं, बात करेंगे लवणीय क्षारीय उष्ण मृदा की। कारण क्या है, तो अत्यधिक सिंचाई, रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग और जल निकासी के अभाव के कारण है। क्षेत्र क्या है, इसमें आपका अलीगढ़ मेन मुख्यतः आता है, मैनपुरी, कानपुर, उन्नाव, बरेली और सुल्तानपुर आदि। इसके उपनाम की बात करें तो रेह, बंजर और कल्लर नाम से जानी जाती है। इसकी समस्याओं की बात करें समाधान की, तो जिप्सम के प्रयोग से सही हो जाती है स्थिति। नेक्स्ट बात करते हैं मरुस्थलीय मृदा की। इसका क्षेत्र जो है पश्चिमी जिले, जिसमें मथुरा, आगरा, अलीगढ़ और राजस्थान से सटे हुए जिले आते हैं। विशेषता क्या है, लवण, फास्फोरस अधिक, जैविक पदार्थ और नाइट्रोजन कम, जल धारण क्षमता इसकी न्यूनतम होती है। फसलें तो मोटे अनाज जैसे बाजरा। नेक्स्ट बात करते हैं दक्षिण के पठारी क्षेत्र की मृदा, जिसमें बुंदेलखंडी मृदा भी कहते हैं। निर्माण कैसे हुआ, तो बिंद श्रेणी की चट्टानों के टूटने फूटने से। इसमें मुख्य जिले की बात करें तो झांसी, ललितपुर, जालौन, हमीरपुर, महोबा, बांदा, चित्रकूट, मिर्जापुर, सोनभद्र। इसके वर्ग की बात करें तो मुख्यतः 5 प्रकार की होती है। नेक्स्ट है लाल मृदा, रेड सॉइल। इसका क्षेत्र मिर्जापुर, सोनभद्र, झांसी और चंदौली, ये 4 जिले। सबसे ज्यादा झांसी में पाई जाती है। इसके निर्माण की बात करें तो बालू में लाल बिंद चट्टानों के अवशेष है। लाल रंग का कारण क्या है, तो लो ऑक्साइड अर्थात आयरन ऑक्साइड की अधिकता से। इसकी कमी क्या है, तो नाइट्रोजन, फास्फोरस, जैविक तत्व, साथ में चूना की भी इसमें कमी होती है। फसलों की बात करें तो दलहन और तिलहन फसलें। नेक्स्ट, हाँ ये भी याद रख सकते हैं, जो बुंदेलखंड में 5 प्रकार की मृदा पाई जाती है उसको इस ट्रिक से लाल परी, माखी, राख, भोंट में। इसमें लाफा लाल, वाफा परवा, वाफा मार, राफा राकर, वहां पर भोटा। तो लाल, परवा, मार, राकर, भोटा ये मृदाएं पाई जाती हैं। अब बात करेंगे परवा या पड़वा मृदा की, जो हल्के लाल भूरे रंग की बलुई दोमट है, जो कि हमीरपुर और जालौन में मिलती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि परवा मृदा उत्तर प्रदेश के किन किन जिलों में पाई जाती है, तो केवल 2 जिले हैं, हमीरपुर और जालौन। मार मृदा की बात करें, जिसे माण मृदा भी कहते हैं, तो इसे काली मृदा या रेगुर के समान या पानी पड़ने पर चिपचिपी, जल धारण क्षमता अधिक होती है, प्रदेश के पश्चिमी जिलों में मिलती है। नेक्स्ट बात करते हैं राकड़ मृदा की बात करें, राकर या राकड़ तो लाल भूरे रंग की दानेदार मिट्टी होती है, पठारी ढलानों पर पाई जाती है। इसके फसल की बात करें तो इसमें तिल और चना ज्यादा होता है। नेक्स्ट बात करते हैं भोंटा मृदा की। यह विभिन्न श्रेणियों की चट्टानों के टूटने से निर्मित है, यह मोटे अनाज के लिए ज्यादा उपयुक्त है। नेक्स्ट, आपको बता दें मृदा अपरदन जो होता है गंभीर समस्या है, मिट्टी के कणों का अपने स्थान से टूटना, जिसे रेंगती हुई मृत्यु या क्रीपिंग डेथ भी कहते हैं। मृदा अपरदन को क्रीपिंग डेथ भी कहते हैं। यूपी में अपरदन के प्रकार, पहला है जलीय अपरदन। प्रभावित क्षेत्र की बात करें तो हिमालय का तराई क्षेत्र, पूर्वी व दक्षिणी क्षेत्र। परत अपरदन की बात करें तो समतल खेतों में सूक्ष्म तरीकों से होता है, किसान समझ नहीं पाता है और उर्वरता कम हो जाती है। तो परत अपरदन को किसान की मौत के नाम से भी जाना जाता है, इसका उपनाम है। नेक्स्ट बात करते हैं अवनालिका अपरदन। पानी से बड़े बड़े गड्ढे बन जाते हैं इसमें। सर्वाधिक प्रभावित नदी तो चंबल नदी से सर्वाधिक प्रभावित है। उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक प्रभावित जिले की बात करें तो इटावा है, मोस्ट अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट है इसका अवनालिका अपरदन से। वायु अपरदन से बात करें तो इसमें प्रभावित क्षेत्र है प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र, खासकर आगरा और मथुरा, जो वायु अपरदन से सबसे ज्यादा प्रभावित है। कुछ परीक्षा महत्वपूर्ण तथ्य पर बात करें तो कुशीनगर जिले में स्थानीय रूप से मिट्टी को फाट कहते हैं, ये इंपॉर्टेंट है और कई बार एग्जाम में आया है। यूपी के उत्तर पश्चिमी भाग की मिट्टी में फास्फेट खनिज की कमी पाई जाती है। फसलों के लिए भूमि का पीएच मान 6 से 7 के बीच, जो कि सबसे उपयुक्त माना जाता है। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक मात्रा में जलोढ़ मृदा पाई जाती है। पूछा जाता है कि सर्वाधिक मात्रा में कौन सी मिट्टी पाई जाती है, इस पर चर्चा हो चुकी है खादर और बांगर मृदा पे। नेक्स्ट, पहला प्रश्न है आपका, लाल मृदा प्रदेश में कहाँ पाई जाती है, तो मिर्जापुर और झांसी में पाई जाती है। प्रदेश में वायु अपरदन से सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र कौन सा है, तो पश्चिमी क्षेत्र है। नेक्स्ट बात करते हैं अवनालिका अपरदन से सर्वाधिक प्रभावित जिला कौन सा है, तो इटावा है। नेक्स्ट बात करते हैं उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी मिट्टी पाई जाती है, तो जलोढ़ मिट्टी आपकी पाई जाती है।
बात करते हैं किसान की मौत किस अवर्धन को कहा जाता है, तो परत्वर्धन। नेक्स्ट बात करते हैं, अब सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक आता है उत्तर प्रदेश वन स्थिति रिपोर्ट 2023। आपको बताते हैं इससे प्रीवियस रिपोर्ट जो आई थी 2021 में आई थी, उससे संबंधित बहुत प्रश्न पिछले एग्जामों में आए हैं। तो आपको बता दें अब ये रिपोर्ट बहुत महत्वपूर्ण है, जो नेक्स्ट एग्जाम में इससे बहुत प्रश्न बनेंगे। आपको ये भी बता दें ये जो है 18वीं वन स्थिति रिपोर्ट है, वन स्थिति रिपोर्ट है 18वीं है ये। इसमें बात करें टोटल फॉरेस्ट कवर इन उत्तर प्रदेश में कितना है, तो 6.15 है, अर्थात उत्तर प्रदेश में जो कुल वनावरण है वो 6.15 है, जो कि लगभग 15,045.80 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल के बराबर है। नेक्स्ट बात करते हैं टोटल रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया कितना है, तो 7.22% है। नेक्स्ट बात करते हैं इंक्रीज इन फॉरेस्ट कवर सिंस 2021 से कितनी वृद्धि हुई है, तो 12.24 वर्ग किलोमीटर। टॉप डिस्ट्रिक्ट ऑफ फॉरेस्ट कवर एरिया, तो सोनभद्र है आपका। लोवेस्ट फॉरेस्ट एरिया तो ये आपका भदोही है। नेक्स्ट बात करते हैं कुल वनावरण और वृक्षावरण 22,238.89 वर्ग किलोमीटर है। यह उत्तर प्रदेश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 9.96% है। 2021 की तुलना में कुल वृद्धि जो इसमें हुई है ये आपका 559.19 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। भारत का कुल वन और प्लस वृक्षावरण कितना है, तो 25.17% है, जो कि उत्तर प्रदेश का 9.96% है। नेक्स्ट बात करते हैं, हम बात करेंगे वनावरण और वृक्षावरण से संबंधित तथ्य पे। तो कुल क्षेत्रफल कितना है वनावरण का, 14,817.89 वर्ग किलोमीटर। यह कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 6.24% है। अगर 2021 से वृद्धि की बात करें तो प्लस 118.43 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि उत्तर प्रदेश में वनावरण में हुई है। अगर वृक्षावरण की बात करें तो कुल क्षेत्रफल जो है इसका 8,950.92 वर्ग किलोमीटर है, जो कि कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 3.72% है। इसमें बात करें 2021 में तो प्लस 440.76 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। आपको ये भी बता दें कि उत्तर प्रदेश में वनावरण में सर्वाधिक वृद्धि आपका जो है झांसी जिले में हुआ है, और सबसे अधिक कमी की बात करें तो आपका लखीमपुर खीरी जिले में हुआ है। सबसे अधिक वनावरण में वृद्धि झांसी में और सबसे कम जो है लखीमपुर खीरी में हुआ है। साथ में आपको ये बता दें कि अगर वनावरण में क्षेत्रफल में वृद्धि की बात करें तो सर्वाधिक वृद्धि आपका सोनभद्र में हुआ है। सोनभद्र में आपका सर्वाधिक वृद्धि हुआ है। नेक्स्ट बात करते हैं वनों के वर्गीकरण, वो भी घनत्व के आधार पर। ISFR रिपोर्ट के अनुसार यूपी में वनों का क्रम जो है खुले वन ये सबसे ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं आपके उत्तर प्रदेश में, और ये आपके 3.46% जो है आपके उत्तर प्रदेश में पाए जाते हैं, सबसे अधिक खुले वन है। फिर आपका सामान्य सघन वन है अर्थात MDF, ये आपका जो है 1.66% है, 1.66% है। अत्यंत सघन वन की बात करें तो सबसे कम पाया जाता है 1.16%। नेक्स्ट बात करते हैं, यहाँ तक क्रम पूछा जा सकता है इसलिए याद रखना। तो हम बात करेंगे सर्वाधिक वनावरण वाले जिले, क्षेत्रफल और प्रतिशत दोनों में सोनभद्र जो है नंबर 1 है। तो याद रखना क्षेत्रफल और प्रतिशत दोनों में सोनभद्र नंबर 1 है। क्षेत्रफल के अनुसार सिर्फ 3 जिले, तो सोनभद्र आपका, फिर लखीमपुर खीरी है, फिर मिर्जा है अर्थात मिर्जापुर। तो इस तरह आप ट्रिक से याद रख सकते हैं, सोनू की खीर मिर्ची वाली। क्षेत्रफल के अनुसार टॉप 3 जिले में सोनू अर्थात सोनभद्र, खीर अर्थात लखीमपुर खीरी, मिर्ची अर्थात मिर्जापुर। नेक्स्ट अब बात करते हैं न्यूनतम वनावरण वाले जिले। तो सबसे कम क्षेत्रफल जो है ये भदोही का है आपका वनावरण में, और सबसे कम प्रतिशत वाला जिला आपका संभल है। ये आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। एरिया वाइज सबसे कम किस में है, तो भदोही में है, और परसेंटेज वाइज सबसे कम किस में है, तो आपका संभल में है। तो प्रतिशत और क्षेत्रफल याद रखना एक सामान्य गलती लोगों से अक्सर हो जाती है। नेक्स्ट
अब बात करते हैं कि वनावरण में वृद्धि और कमी के मामले में। तो सर्वाधिक वृद्धि आपका झांसी में हुआ है वनावरण में, और सर्वाधिक कमी जो हुई है आपकी ये लखीमपुर खीरी में हुई है। इंपॉर्टेंट प्रश्न आ सकता है कि जिले में वनावरण में सर्वाधिक वृद्धि दर्ज की गई है, तो झांसी में। नेक्स्ट है आपका अत्यंत सघन वन अर्थात बीडीएफ। सर्वाधिक बीडीएफ जो है लखीमपुर खीरी में अत्यधिक सघन वन पाया जाता है। न्यूनतम बीडीएफ आपका कुशीनगर में। अब बात करते हैं कुल 75 जिलों में 21 जिलों में बीडीएफ है, जबकि 54 जिलों में बीडीएफ नहीं पाया जाता है। तो ये पूछे जा सकते हैं कि उत्तर प्रदेश के कितने जिलों में अत्यंत सघन वन पाया जाता है, तो 21 जिलों में। अब बात करते हैं सामान्य सघन वन अर्थात एमडीएफ की। तो सर्वाधिक एमडीएफ आपका सोनभद्र में है, न्यूनतम एमडीएफ आपका बलिया में है, और इसमें केवल कन्नौज जिले में सामान्य सघन वन नहीं पाया जाता है। तो पूछा भी जा सकता है कि उत्तर प्रदेश का कौन सा ऐसा एकमात्र जिला है जहां सामान्य सघन वन नहीं पाया जाता है, तो आपका उत्तर होगा कन्नौज। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे खुले वन की अर्थात ओएफ की। तो सर्वाधिक ओएफ जो है सोनभद्र में है, न्यूनतम ओएफ भदोही अर्थात संत कबीर नगर में है। सोनभद्र खुले हुए सामान्य एमडीएफ दोनों में शीर्ष पर है, जबकि अत्यंत सघन वन में लखीमपुर खीरी है। नेक्स्ट बात करते हैं, अब हम बात करेंगे यूपी में कुल झाड़ियों का क्षेत्रफल कितना है। तो 639.51 वर्ग किलोमीटर। सर्वाधिक झाड़ियाँ आपका झांसी में पाई जाती हैं, और न्यूनतम झाड़ी आपकी अमेठी में पाई जाती है। ये भी महत्वपूर्ण तथ्य है कि उत्तर प्रदेश के कुल ऐसे जिले कितने हैं जहाँ झाड़ियाँ नहीं पाई जाती हैं, तो 18 जिले हैं। और ये भी बता दें आपको कि उत्तर प्रदेश में वृक्षावरण जितना भी वृक्षावरण है उसका कुल प्रतिशत का 0.27% आपकी झाड़ी पाई जाती है। नेक्स्ट अब हम उत्तर प्रदेश में वन अग्नि के बारे में बात करेंगे, फॉरेस्ट फायर के बारे में बात करेंगे। तो आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में वन अग्नि की 5 श्रेणियां पाई जाती हैं। इसमें आपका पहला श्रेणी जो होता है एक्सट्रीमली फायर प्रोन, दूसरा वेरी हाई, तीसरा हाईली, और चौथा मॉडरेटली, एंड पांचवा लेस फायर प्रोन। इसमें सबसे महत्वपूर्ण तथ्य ये है कि सबसे एक्सट्रीमली फायर प्रोन जो है ये कितने प्रतिशत है उत्तर प्रदेश में, तो 0.68% जो है एक्सट्रीमली फायर प्रोन जो है एरिया है। अब चर्चा करते हैं 2023-24 के दौरान सर्वाधिक वनाग्नि वाले शीर्ष 3 जिले। तो पहला आपका लखीमपुर खीरी है, दूसरा आपका बलरामपुर है, तीसरा आपका महाराजगंज है। नेक्स्ट बात करते हैं सर्वाधिक वनाग्नि वाला जिला लखीमपुर खीरी। यहाँ पर सर्वाधिक बीडीएफ भी है और वनावरण में सर्वाधिक कमी भी हुई है। इन तथ्यों को एक साथ याद रख सकते हैं। नेक्स्ट आपको बता दें कि चैंपियन इन सेंट वन वर्गीकरण 1968 के आधार पर उत्तर प्रदेश में कुल 29 प्रकार के वन पाए जाते हैं। तो ये पूछा जा सकता है किसके आधार पर, तो चैंपियन इन सेंट वन वर्गीकरण। और आपको बता दें सर्वाधिक वन जो है उत्तर प्रदेश में आपका उत्तरी शुष्क मिश्रित पर्णपाती वन पाया जाता है। इसमें मैप के आधार पर बताया गया सर्वाधिक कमी वन और सर्वाधिक बीडीएफ निम्नलिखित जिले में। ये आपका सर्वाधिक वन क्षेत्रफल सोनभद्र। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले शीर्ष 3 जिले और न्यूनतम क्षेत्रफल वाले शीर्ष 3 जिले। तो सर्वाधिक क्षेत्रफल जो है सोनभद्र, लखीमपुर खीरी और मिर्जापुर आपके हैं। न्यूनतम क्षेत्रफल भदोही, मऊ और मैनपुरी है। सॉरी यहाँ मैनपुरी नहीं, यहाँ तीसरा स्थान संभल का है। ये डाटा जो है मिसप्रिंट हो गया है। और ये आपके बता दें वनावरण के आधार पे है सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले शीर्ष और न्यूनतम क्षेत्रफल। नेक्स्ट बात करते हैं, अब इसमें प्रतिशत के आधार पर बात करेंगे। तो सर्वाधिक प्रतिशत वनावरण में सोनभद्र, चंदौली और चित्रकूट है, जबकि न्यूनतम प्रतिशत में संभल, भदोही, संत कबीर नगर, संत रविदास नगर और मैनपुरी है। नेक्स्ट कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न पर चर्चा करेंगे, जैसे कि अगर पूछा जाता है यूपी का कुल वनावरण एवं वृक्षावरण प्रतिशत कितना है, तो 9.96%। क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक वन किस जिले में पाए जाते हैं, तो सोनभद्र। अगर प्रतिशत की दृष्टि से सबसे कम तो संभल। वनावरण में सर्वाधिक वृद्धि की बात करें तो झांसी में, और सर्वाधिक अत्यंत सघन वन अर्थात बीडीएफ कहाँ पाए जाते हैं, लखीमपुर खीरी। इसमें याद रख सकते हैं एरिया के हिसाब से भदोही न्यूनतम और प्रतिशत के हिसाब से संभल। लखीमपुर खीरी की बात करें तो सर्वाधिक बीडीएफ है, सर्वाधिक वनाग्नि होता है, सर्वाधिक कमी भी दर्ज की गई है। सोनभद्र में सर्वाधिक कुल वन एरिया में और सर्वाधिक एमडीएफ में, सर्वाधिक ओएफ में है।
अगर वृद्धि की बात करें, सर्वाधिक वृद्धि झांसी में हुई है और सर्वाधिक कमी रमण में लखीमपुर खीरी में दर्ज की गई है। तो हम सभी वन्य जीव अभ्यारण्य पर चर्चा करेंगे। एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जो है वन्य जीव अभ्यारण्य कैमूर वन्य जीव अभ्यारण्य है वर्तमान स्थिति के अनुसार, और उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग की साइट पर भी इसका उल्लेख है। इसका क्षेत्रफल की बात करें तो 1342 वर्ग किलोमीटर यह जो है मिर्जापुर और सोनभद्र के क्षेत्रफल में है। सबसे छोटे की बात करें तो महावीर स्वामी वन्य जीव अभ्यारण्य, इसका क्षेत्रफल है 5.4 वर्ग किलोमीटर, स्थान है ललितपुर। सबसे पुराना की बात करें तो चंद्रप्रभा वन्य जीव अभ्यारण्य, स्थापना हुई थी 1957 में और स्थान है चंदौली। अब हम बात करेंगे कैमूर वन्य जीव अभ्यारण्य के लिए, जो कि सबसे बड़ा है। इसकी स्थापना 1982 में हुई थी। इसका क्षेत्रफल जो है मिर्जापुर और सोनभद्र दोनों में पाया जाता है। इसमें प्रमुख जीव कौन कौन से पाए जाते हैं? तो आपका काला हिरण, चिंकारा, तेंदुआ, नीलगाय और भालू। रिसेंट में चर्चा में था, हाल ही में यहाँ सर्वाधिक भालू देखे गए। इसमें प्रमुख जलप्रपात भी पाए जाते हैं, मुख्य जलप्रपात, करकट और तेलहार। ये 3 जलप्रपात इस श्रेणी में आते हैं कैमूर वन्य जीव अभ्यारण्य के। नेक्स्ट बात करते हैं, बात करेंगे महावीर स्वामी वन्य जीव अभ्यारण्य, सबसे छोटा है। स्थापना हुई थी 1977 में। स्थान है इसका ललितपुर जिला, ललितपुर में है। क्षेत्रफल है केवल 5.4 वर्ग किलोमीटर। प्रमुख जीव तेंदुआ, नीलगाय, सांभर और बंदर, लंगूर ये पाए जाते हैं। सबका कैमूर 1342 वर्ग किलोमीटर और महावीर स्वामी सबसे छोटा 5.4। तो हम चर्चा करेंगे चंद्रप्रभा वन्य जीव अभ्यारण्य के बारे में, जो कि सबसे पुराना है। स्थापना हुई थी 1957 में। यह यूपी का पहला वन्य जीव विहार है। स्थान कहाँ है? तो चंदौली जिला में है। प्रमुख जीव इसमें तेंदुआ, सांभर, नीलगाय, जंगली सुअर, शाही पाए जाते हैं। इसमें प्रमुख अगर जलप्रपात वाटरफॉल्स की बात करें तो राजदरी और देवदरी जलप्रपात। नेक्स्ट अब बात करते हैं दुधवा टाइगर रिजर्व के हिस्से की। तो इसमें 3 हिस्से आते हैं, जिसमें दुधवा राष्ट्रीय उद्यान भी शामिल है, किशनपुर वन्य जीव अभ्यारण्य भी शामिल है और करतनिया घाट वन्य जीव अभ्यारण्य भी शामिल है। अब बात करेंगे सबसे पहले किशनपुर वन्य जीव अभ्यारण्य की। इसका स्थान है लखीमपुर खीरी एवं शाहजहांपुर में, इन दोनों क्षेत्रफल में है। इससे बहने वाली नदी कौन सी है? तो शारदा नदी। प्रमुख ताल की बात करें तो झाड़ी ताल और हादी ताल, ये पूछा जा सकता है। ये दोनों ताल कहाँ पाए जाते हैं? किशनपुर वन्यजीव अभ्यारण्य। विशेष जीव का बात करें तो भौंकने वाला हिरन, जिसको मुंतजाक भी कहते हैं। तो ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि भौंकने वाला हिरन उत्तर प्रदेश के किस अभ्यारण्य में पाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, अब हम बात करेंगे करतनिया घाट वन्यजीव अभ्यारण्य के बारे में। इसकी स्थापना 1976 में हुई थी। यह बहराइच में स्थित है, जो कि भारत नेपाल सीमा पर है। नदी की बात करें तो इसे होकर गिरवा नदी बहती है। प्रमुख जीव की बात करें तो घड़ियाल, मगरमच्छ, डाल्फिन और बाघ पाए जाते हैं। रिसेंट चर्चा में था कि फरवरी 2024 में दुर्लभ मूंगा कुकरी सांप इसमें देखा गया था। करतनिया घाट को प्रोजेक्ट टाइगर में 1987 में शामिल किया गया था, और ये आपका कहीं कहीं 2003 मिलता है, जो कि गलत है। तो आप ध्यान रखना कि करतनिया घाट को प्रोजेक्ट टाइगर 1987 में शामिल किया गया था, और ये उत्तर प्रदेश सरकार के जो है गवर्नमेंट साइट जो है पर्यटन विभाग की, उस पर इसका उल्लेख भी है। नेक्स्ट बात करते हैं, अब आता है आपका हस्तिनापुर वन्यजीव अभ्यारण्य। स्थापना की बात करें तो 1986 में इसकी स्थापना हुई थी। अगर इसकी विस्तार की बात करें तो इसका विस्तार उत्तर प्रदेश के 5 जिलों में आता है। कौन कौन से हैं? मेरठ, हापुड़, बिजनौर, अमरोहा और मुजफ्फरनगर। एरिया की बात करें तो 2073 वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट बात करते हैं, यह विख्यात है दलदली हिरण के लिए और बारहसिंगा के लिए। अन्य जीव की बात करें तो इसमें डाल्फिन और घड़ियाल पाए जाते हैं। या एशिया फ्लाई वे परियोजना का एक हिस्सा भी है। नेक्स्ट, यहाँ महाभारत कालीन स्थल भी पाए जाते हैं। जैन तीर्थ स्थल जम्बूद्वीप भी स्थित है। कछुआ पुनर्वास कार्यक्रम भी। नेक्स्ट बात करते हैं, अब हम बात करेंगे राष्ट्रीय चंबल वन्यजीव अभ्यारण्य के बारे में। इसकी स्थापना 1979 में हुई थी। विस्तार इसका आगरा, इटावा और औरैया में है। नेक्स्ट बात करते हैं, यह एक त्रिराज्यीय संरक्षित क्षेत्र है। इसमें आपका उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है और राजस्थान। नेक्स्ट, नदी की बात करें तो चंबल नदी, जो कि यमुना की सहायक नदी है। यह प्राकृतिक आवास है घड़ियाल का। गंगे डाल्फिन भी पाई जाती है। रेड क्राउन रूफ टर्टल भी पाया जाता है। प्रवासी पक्षियों की बात करें तो फ्लेमिंगो और रूडी सेल्डक भी पाया जाता है।
हम बात करेंगे रानीपुर वन्यजीव अभ्यारण्य के बारे में। स्थान है चित्रकूट, जो कि बुंदेलखंड क्षेत्र के अंतर्गत आता है। यह प्रदेश का चौथा टाइगर रिजर्व भी घोषित कर दिया गया है। प्रमुख जीव की बात करें तो इसमें बाघ, तेंदुआ, भालू और काला हिरण, चिंकारा पाए जाते हैं। नदियां तो यह बरदाहा नदी बहती है, बेतवा और धसान से यह घिरा हुआ है। बात करते हैं पीलीभीत वन्यजीव अभ्यारण्य। इस टाइगर रिजर्व भी घोषित किया गया है। स्थापना 2014 में हुई थी। इसके स्थान की बात करें तो पीलीभीत और शाहजहांपुर में फैला हुआ है। प्रमुख नदियां इसमें शारदा, चूका नदी, माला नदी और खन्नौट नदी। इसकी विशेषता की बात करें तो इसे TX2 अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं, बात करेंगे सुहेलवा वन्यजीव अभ्यारण्य की। इसकी स्थापना 1988 में हुई थी। स्थान की बात करें तो यह श्रावस्ती, बलरामपुर और गोंडा, इन तीनों जिलों में स्थित है। आपको ये भी बता दें कि गोंडा जिले को काटकर बलरामपुर का निर्माण हुआ था 1997 में, और बहराइच जिले को काटकर कुछ हिस्सा श्रावस्ती का निर्माण हुआ था। यह क्षेत्र थारू जनजाति का निवास है। बलरामपुर वैसे भी फेमस है थारू जनजाति के लिए। यहाँ थारू जनजाति का संग्रहालय भी बनाया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं प्रमुख जीव की। तेंदुआ, भालू, जंगली सुअर और नीलगाय पाए जाते हैं। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य, सोहागी बरवा वन्यजीव अभ्यारण्य। यह स्थान जो है महाराजगंज में है। भारत नेपाल अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित है। कछुआ वन्यजीव अभ्यारण्य। इसकी स्थापना 1989 में हुई थी। स्थान वाराणसी। इसकी विशेषता है गंगा नदी में कछुआ और डॉल्फिन के संरक्षण हेतु यह शुरू किया गया था। नेक्स्ट, बाघों की संख्या के मामले में उत्तर प्रदेश। 2022 में आई रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश में बाघों की संख्या 2005 है, जो कि पूरे भारत में 6वां स्थान है इस मामले में, जो कि 2017 रिपोर्ट के अनुसार 173 थी। नेक्स्ट, राजकीय जलीय जीव। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने 17 अक्टूबर 2023 को गंगा डॉल्फिन को उत्तर प्रदेश का राजकीय जलीय जीव घोषित कर दिया। उत्तर प्रदेश में अगर वेटलैंड क्षेत्र की बात करें तो उत्तर प्रदेश का 4.8% क्षेत्र जो है वेटलैंड है, और ये आंकड़ा जो है दिसंबर 2023 के अनुसार है। आपको बता दें यह रिपोर्ट जो जारी हुई थी टाइगर सेंसस 2022, ये भारतीय वन्यजीव संस्थान देहरादून द्वारा जारी की गई थी। मुख्य लैंडस्केप इसमें क्या है तो शिवालिक और गंगेय तराई क्षेत्र संरक्षण की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसमें सामुदायिक सहभागिता, बाघ संरक्षण में टाइगर रिजर्व क्षेत्रों में निवासरत जनजातीय समुदायों का महत्वपूर्ण योगदान होता है। बात करते हैं संरक्षण के 4 स्तंभ जो उत्तर प्रदेश के 4 टाइगर रिजर्व हैं। आपका अमनगढ़, पीलीभीत, दुधवा, रानीपुर। इस पर चर्चा करते हैं। पहला आपका दुधवा टाइगर रिजर्व। स्थान इसका लखीमपुर खीरी और बहराइच जिले में विस्तार है। सीमा भारत नेपाल सीमा से सटा है। इसमें अनुमानित बाघ की संख्या वर्तमान में 107 है। यह उत्तर प्रदेश का एकमात्र स्थान है जहां बाघ और गैंडे साथ पाए जाते हैं। अन्य जीव की बात करें तो भारतीय गैंडा, दलदली हिरण और तेंदुआ। नेक्स्ट, इसमें बात करते हैं कि दुधवा में जो है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, किशनपुर वन्यजीव अभ्यारण्य और कतनिया घाट, ये तीनों एक पारिस्थितिकी तंत्र बनाते हैं। तो इसका क्षेत्रफल जो है 22.77 किलोमीटर है। इसकी भौगोलिक विशेषताएं क्या है तो विशाल जलोढ़ मैदान है, नम घास के मैदान, घने साल तथा महोगनी के वृक्ष पाए जाते हैं। नेक्स्ट है आपका पीलीभीत बाघ अभ्यारण्य। इसे TX2 टाइगर टाइम्स 2 2020 में पुरस्कार विजेता बना, अंतर्राष्ट्रीय सम्मान है। उद्देश्य क्या था तो बाघों की संख्या को सफलतापूर्वक दोगुना करने के लिए दिया गया। स्थान था पीलीभीत और शाहजहांपुर जिले में। मुख्य पहचान है घने ताल के जंगलों और समृद्ध तराई पारिस्थितिकी तंत्र के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट बात करते हैं, यह वन्यजीव अभ्यारण्य के रूप में 2008 में है। बाघ अभ्यारण्य 2014 में घोषित किया गया। भारत का 45वां बाघ अभ्यारण्य था। क्षेत्रफल 730.24 वर्ग किलोमीटर। इसकी उत्तरी सीमा नेपाल भारत अंतर्राष्ट्रीय सीमा और दक्षिणी सीमा शारदा और खखरा नदी है। तो आप देख सकते हैं दक्षिणी सीमा जो है शारदा नदी और खाकरा नदी है, और जो है उत्तरी सीमा नेपाल भारत अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। आपको बता दें पिछले एग्जाम में खाकरा नदी से इसे प्रश्न जो है यूपी ने पूछा भी है। नेक्स्ट बात करते हैं आमनगढ़ टाइगर रिजर्व का। दूसरा नाम है इसका बिजनौर टाइगर रिजर्व। स्थान है बिजनौर जिला। मुख्य भूमिका है कार्बेट टाइगर रिजर्व की, जो कि उत्तराखंड का बफर क्षेत्र है। महत्व क्या है तो कार्बेट से आने वाले बाघों, हाथियों और वन्य जीवों के लिए एक महत्वपूर्ण गलियारे का काम करता है।
इसकी स्थापना 21 जुलाई 2012 को बाघ अभ्यारण्य के रूप में सूचित किया गया था। क्षेत्रफल है इसका 95 वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट, आप देख सकते हैं कि जो अमनगढ़ है ये गलियारे के रूप में काम करता है। जो भी जिम कार्बेट से होते हैं, बाघ, हाथी, चीता, वो यहाँ भी आते रहते हैं। अब बात करते हैं रानीपुर टाइगर रिजर्व की। तो इसकी सूचना सितंबर 2022 में जारी की गई। स्थान चित्रकूट जिला, बुंदेलखंड क्षेत्र। आपको बताते हैं उत्तर प्रदेश का नवीनतम चौथा टाइगर रिजर्व है और भारत का 53वां बाघ अभ्यारण्य है और बुंदेलखंड क्षेत्र का पहला टाइगर रिजर्व है। नेक्स्ट बात करें रणनीतिक लिंक। तो मध्य प्रदेश के पन्ना टाइगर रिजर्व से केवल 150 किलोमीटर या दूर है और एक महत्वपूर्ण वन्यजीव गलियारा के रूप में भी है। इसके क्षेत्रफल की बात करें तो इसका क्षेत्रफल है 529.36 वर्ग किलोमीटर। इसमें बफर क्षेत्र लगभग आपका 299.05 वर्ग किलोमीटर है और कोर क्षेत्र जो है 230.32। नेक्स्ट, अब हम बात करेंगे दुधवा। तो लखीमपुर खीरी बहराइच में है। क्षेत्रफल है 2201.77। बाघ गहराई सस्थित एक साथ पाए जाते हैं। पीलीभीत तो शाहजहाँपुर में है। स्थापना 2014। क्षेत्रफल 730.24 और इसे 2020 में अंतर्राष्ट्रीय TH2 पुरस्कार दिया गया है बाघों की जनसंख्या दोगुनी करने के लिए। अमनगढ़ बिजनौर में है। 2012 में स्थापना हुई। क्षेत्रफल 95 वर्ग किलोमीटर। कार्बेट का बफर क्षेत्र है। रानीपुर चित्रकूट में है। स्थापना या सूचना 2022 में आई। क्षेत्रफल है 529.36। यह बुंदेलखंड का पहला टाइगर रिजर्व है। नेक्स्ट, अब हम चर्चा करेंगे उत्तर प्रदेश के हाथी रिजर्व के बारे में। तो उत्तर प्रदेश का पहला हाथी रिजर्व यह सहारनपुर बिजनौर क्षेत्र में आता है। घोषणा 2009 में हुई थी। इसका क्षेत्रफल 744 वर्ग किलोमीटर है। दूसरा आपका TER अर्थात तराई हाथी रिजर्व है। इसकी घोषणा 2022 में है और यह यूपी का दूसरा है। क्षेत्रफल 3049.39 वर्ग किलोमीटर। शामिल क्षेत्र है इसमें दुधवा, पीलीभीत, किशनपुर, कतमिया घाट को शामिल करता है। नेक्स्ट बात करते हैं इसके अंतर्गत 4 जिले आते हैं: लखीमपुर खीरी, पीलीभीत, शाहजहाँपुर और बहराइच। नेक्स्ट, अगर हम कछुआ अभ्यारण्य की बात करें तो इसकी स्थापना 1989 में वाराणसी में हुई थी। 2020 में कछुआ अभ्यारण्य को वाराणसी से प्रयागराज, भदोही और मिर्जापुर इन क्षेत्र में गंगा प्रवाह क्षेत्र में शिफ्ट कर दिया गया है। सारनाथ का प्रजनन केंद्र नहीं हटाया गया है जबकि ये वहीं पर है। नेक्स्ट बात करते हैं काला हिरण संरक्षण क्षेत्र। तो यह उत्तर प्रदेश के 2 जगह में, कभाना क्षेत्र अलीगढ़ में है, दूसरा मेजर कोरांव क्षेत्र प्रयागराज में है। नेक्स्ट, कुछ बचाव एवं संरक्षण केंद्र हैं जैसे कि पहला आपका भालू बचाव केंद्र। इसकी स्थापना आगरा में हुई है। तो यह वाइल्ड लाइफ SOS द्वारा संचालित दुनिया का सबसे बड़ा इस्लाथ भालू संरक्षण केंद्र है। बंदर बचाव केंद्र की स्थापना मथुरा में 2021-22 में स्थापित हुआ है। हाथी संरक्षण केंद्र इसकी स्थापना मथुरा में 2021-22 में स्थापित हुआ है। नेक्स्ट है आपका दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। यह उत्तर प्रदेश का इकलौता राष्ट्रीय उद्यान है। इसकी स्थिति तो लखीमपुर खीरी जनपद में। इसका विस्तार पीलीभीत जिले तक की सीमा तक है। इसका क्षेत्रफल 490 वर्ग किलोमीटर, कुल विस्तार सहित 614 वर्ग किलोमीटर है। नेक्स्ट बात करते हैं दुधवा का कुछ संक्षिप्त इतिहास की बात करें तो 1861 में इसे दुधवा क्षेत्र को आरक्षित वन अर्थात रिजर्व फॉरेस्ट घोषित किया गया। 1965 में इसे नेचर रिजर्व के रूप में नामित किया गया। 1968 में इसे दुधवा पशु विहार बना और 1977 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया। बहुत महत्वपूर्ण है। परीक्षा में पशु विहार और राष्ट्रीय उद्यान की तिथियों में अक्सर कंफ्यूजन होता है, तो याद रखें पशु विहार 1968 में घोषित हुआ जबकि नेशनल पार्क 1977 में घोषित हुआ। नेक्स्ट बात करते हैं इसमें संरक्षित जीव नदियों के बारे में। तो प्रमुख संरक्षित जीव क्या है? बाघ है, एक सिंग वाला गैंडा है, बारहसिंगा है, हाथी है, चीतल, सांबर, भालू, ये सब है। दुर्लभ निवासी इसमें शेरवन डुआलिसी अर्थात बारहसिंगा की एक दुर्लभ प्रजाति पाई जाती है। स्पीड हेयर पाया जाता है और चरस नाम का रहता है। प्रमुख नदी की बात करें मोहना और सुहेली नदी है। दुधवा एकमात्र ऐसा संरक्षित क्षेत्र है जहाँ बाघ और गैंडे एक साथ देखे जा सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं राजकीय जलीय जीव। तो इसका नाम है गंगा डॉल्फिन। यह उत्तर प्रदेश का राजकीय जलीय जीव है जिसकी घोषणा 17 अक्टूबर 2023 को हुआ। वैज्ञानिक नाम की बात करें तो प्लेटेनिस्टा टेंगेटिका इसका वैज्ञानिक नाम है। नेक्स्ट,
उत्तर प्रदेश का जो वेटलैंड है जानते हैं आप, 4.8% क्षेत्र कवर करता है। नेक्स्ट बात करते हैं, उत्तर प्रदेश में कुल मान्यता प्राप्त चिड़ियाघर 157 है। सॉरी, पूरे भारत में कुल मान्यता प्राप्त चिड़ियाघर 157 है, जबकि उत्तर प्रदेश में कुल मान्यता प्राप्त चिड़ियाघर 8 है। इसमें लघु और बृहद दोनों श्रेणियां शामिल हैं। नेक्स्ट, पहला है आपका नवाब वाजिद अली शाह प्राणी उद्यान। इसकी स्थापना लखनऊ में हुई। यह श्रेणी बड़ा चिड़ियाघर है। दूसरा है कानपुर प्राणी उद्यान, कानपुर में, ये भी बड़ा चिड़ियाघर है श्रेणी में, बृहद श्रेणी में आता है। उत्तर प्रदेश के कुछ और मान्यता प्राप्त चिड़ियाघर, शहीद अशफाक उल्लाह प्राणी उद्यान गोरखपुर में है। इसकी श्रेणी अभी डिसाइड नहीं की गई है। नेक्स्ट है लायन ब्रीडिंग सेंटर एंड मल्टीपल सफारी पार्क, इटावा में है। यह लघु चिड़ियाघर है। नेक्स्ट, नवाबगंज हिरन उद्यान यह उन्नाव में है। यह लघु चिड़ियाघर श्रेणी में आता है। सारनाथ डियर उद्यान वाराणसी में है। यह भी लघु चिड़ियाघर में आता है। नेक्स्ट बात करते हैं बियर, आगरा बियर रेस्क्यू फैसिलिटी आगरा में है। इसकी श्रेणी है जो है रेस्क्यू सेंटर। वन प्राणी उद्यान IVRI स्थान है इज्जत नगर बरेली में, और यह लघु चिड़ियाघर की श्रेणी में शामिल है। नेक्स्ट बात करते हैं, सभी 8 चिड़ियाघर की स्थिति आप देख सकते हैं, बरेली, आगरा, इटावा में है, लखनऊ, कानपुर, उन्नाव, गोरखपुर, वाराणसी और अन्य। कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न पे चर्चा करेंगे। तो पहला है उत्तर प्रदेश का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान लखनऊ खिली में। दुधवा को राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा 1977 में, जबकि 1968 में पशु विहार बना था। उत्तर प्रदेश का राजकीय जलीय जीव गंगा डॉल्फिन 2023 में, अक्टूबर 2023 में घोषित हुआ। नेक्स्ट, नवाब वाजिद अली शाह प्राणी उद्यान लखनऊ, इटावा में स्थित सफारी पार्क का मुख्य आकर्षक कौन सा है? तो एशियाई शेर। अब बात करते हैं यूपी का केवल मात्र एक नेशनल पार्क दुधवा। यूपी में CZA द्वारा मान्यता प्राप्त कुल चिड़ियाघर 8। राजकीय जलीय जीव गंगा डॉल्फिन 17 अक्टूबर 2023 को घोषित। यूपी का क्षेत्रफल वेटलैंड से तो 4.8% वेटलैंड है। अब हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश के जो रामसर स्थल हैं। तो उत्तर प्रदेश में कुल 10 रामसर स्थल हैं। पहला आपका था ऊपरी गंगा नदी, दूसरा है नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य, तीसरा है सांडी पक्षी अभ्यारण्य, चौथा है समस्तपुर पक्षी अभ्यारण्य, पांचवा है शमन पक्षी अभ्यारण्य, छठा है पार्वती अर्गा पक्षी अभ्यारण्य, सातवां है सरसई नावल झील, आठवां है हैदरपुर आदिभूमि, नौवां है सूर सरोवर और 10वां आपका बचीरा वन्यजीव अभ्यारण्य। नेक्स्ट बात करते हैं, बात करेंगे हम रामसर कन्वेंशन के बारे में। यह पर्यावरण के लिए भी महत्वपूर्ण है। आदिभूमियों के संरक्षण उनके विवेकपूर्ण उपयोग के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है। हस्ताक्षर कब हुआ? तो 2 फरवरी 1971 को ईरान के रामसर शहर में। यह लागू कब हुआ? तो 21 दिसंबर 1975 से लागू हो गया था। इसके उद्देश्य की बात करें तो सतत विकास हासिल करने की दिशा में स्थानीय, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के माध्यम से सभी आदिभूमियों का संरक्षण करना। विश्व आदिभूमि दिवस प्रतिवर्ष 2 फरवरी को मनाया जाता है। अब हम बात करेंगे सबसे पहले ऊपरी गंगा नदी के बारे में। इसका लोकेशन क्या है? ब्रिज घाट हापुड़ से नरौरा बुलंदशहर तक। यह घोषित कब हुआ? तो 8/11/2005 को इसकी घोषणा हुई। क्षेत्रफल कितना है? तो 26,590 हेक्टेयर। यह उत्तर प्रदेश का पहला और सबसे बड़ा रामसर स्थल है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके प्रमुख विवरण की बात करें, गंगा की एक उथली नदी का उपखंड, इसमें गहरे पानी की कुंड और छोटे छोटे खंड शामिल हैं। इसमें सीवेज डिस्चार्ज, कृषि अपवाह और गहन मछली पकड़ना जो है मुख्य खतरा है। संरक्षण की बात करें तो इसमें वृक्षारोपण, जैविक खेती पर प्रशिक्षण। नेक्स्ट है गंगा डॉल्फिन जो है IUCN की रेड लिस्ट में शामिल है। इसमें सरसिम, घड़ियाल, मगरमच्छ, कछुओं की 6 प्रजातियां भी पाई जाती हैं। अब आते हैं नवाबगंज पक्षी विहार। इसके लोकेशन की बात करें, अवस्थिति क्या है? तो उन्नाव में है। घोषित कब हुआ? तो 2019 में। क्षेत्रफल है 224.6 हेक्टेयर। यह लखनऊ से लगभग 45 किलोमीटर दूर एक उथली भूमि पर है। जल स्रोत जो है मानसूनी वर्षा और शारदा नहर से इसको प्राप्त होता है। इसमें थ्रेट्स क्या है? तो आक्रामक जलकुंभियां शामिल है। नेक्स्ट है संकटग्रस्त प्रजातियों में मिस्र के गिद्ध अर्थात इंडेंजर श्रेणी में, तथा प्लास की मछली ईगल और ऊनी गर्दन वाले सारस ये शामिल हैं। संकटग्रस्त में गोल्डन जैगल, जंगली बिल्ली ये मैमल्स की श्रेणी में है इसमें शामिल। नेक्स्ट बात करते हैं पार्वती अर्का पक्षी विहार। स्थिति क्या है? गोंडा। घोषित कब हुआ? तो वर्ष 2019 में पक्षी विहार के रूप में घोषित हुआ। क्षेत्रफल है 722 हेक्टेयर।
सॉरी, अगर इसकी बात करें तो पार्वती अर्गा जो है पक्षी विहार के रूप में आपका 1990 में स्थापित हुआ था, और ये जो घोषित तिथि 2019 है, ये रामसर साइट के रूप में पार्वती अर्गा पक्षी विहार को घोषित किया गया है। तो इस पर ध्यान रखना। यहाँ 2 अक्सबो झीलों वाला एक स्थायी मीठे पानी का वातावरण है। नेक्स्ट बात करते हैं, समान पक्षी विहार मैनपुरी में है। इसको रामसर साइट के रूप में 2019 में, क्षेत्रफल है इसका 526.3 हेक्टेयर। यह गंगा के बाढ़ क्षेत्र पर एक मौसमी अक्सबो झील है। यह दक्षिण पश्चिमी मानसून पर अत्यधिक निर्भर है। यहाँ प्रजातियों की बात करें तो ग्रेलैंड गूज दक्षिण एशियाई आबादी का 1% से अधिक सर्दियों में यहाँ पाया जाता है। सारस क्रेन आपका ग्रेट स्पॉटेड ईगल फिश, जो कि वनरेबल श्रेणी में आते हैं दोनों। अब बात करते हैं समसपुर पक्षी विहार रायबरेली, रामसर के रूप में 2019 में। क्षेत्रफल है 799.4। यह भारत गंगा के मैदानों का एक बारहमासी निचला दलदल है। इसमें 6 जुड़ी हुई झीलें अर्थात 6 कनेक्टेड लेक्स पाई जाती हैं। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। इसमें प्रमुख प्रजातियों में कामन पोचार्ड है, जो दक्षिण एशियाई आबादी का यहाँ भी 1% से अधिक है। नेक्स्ट, अब आते हैं सांडी पक्षी विहार हरदोई में है। 2019 में रामसर साइट के रूप में घोषित हुआ। क्षेत्रफल है 308.5 हेक्टेयर। यह एक मीठे पानी का दलदल है। इसे वाइल्ड लाइफ इंटरनेशनल द्वारा एक महत्वपूर्ण पक्षी क्षेत्र IVA के रूप में घोषित किया गया है। आपको ये भी बता दें, जो पार्वती अर्गा है गोंडा जिले में, इसे हाल ही में इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं, सरसरी नावर झील 2019 में रामसर साइट के रूप में घोषित हुआ। इटावा में है। क्षेत्रफल है 161.3 हेक्टेयर। को बता दें, यह उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा रामसर स्थल। ये प्रश्न पूछा जा सकता है, बहुत महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट, सूर सरोवर अर्थात कीठम झील, इसका लोकेशन है आगरा में है। 2020 में रामसर साइट के रूप में घोषित हुआ। क्षेत्रफल 421 हेक्टेयर। यह एक मानव निर्मित जलाशय है। आगरा शहर को पानी की आपूर्ति के लिए बनाया गया था, और मध्य एशियाई फ्लाईओवर पर भी एक महत्वपूर्ण स्थल है। नेक्स्ट बात करते हैं, बात करेंगे हैदरपुर वेटलैंड के बारे में। इसका लोकेशन बिजनौर और मुजफ्फरनगर में है। घोषणा कब हुई तो 2021 में। क्षेत्रफल है 6,908 हेक्टेयर। 1984 में मध्यगंगा बैराज के निर्माण से बनी मानव निर्मित आर्द्रभूमि है। हस्तिनापुर वन्यजीव अभयारण्य की सीमा के भीतर स्थित है। इसका जल स्रोत जो है गंगा और सोलानी नदी है। अब आते हैं बखीरा वन्यजीव अभयारण्य। इसकी स्थिति है संत कबीर नगर। 2021 में यह रामसर साइट के रूप में जो है घोषणा हुई, और अधिसूचित 2022 में हुआ। क्षेत्रफल 2,894 हेक्टेयर। यह पूर्वी उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी प्राकृतिक बाढ़ क्षेत्र आर्द्रभूमि है। 1980 में स्थापित वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत संरक्षित किया गया है। वर्षा जो है इसमें आमी नदी और जो वर्षा होता है उससे इसका जल स्रोत मिलता है। नेक्स्ट है, यहाँ प्रस्तावित जो है राज्य पक्षी सारस क्रेन अभ्यारण्य भी प्रस्तावित है। इसमें आप क्विक रिवीजन के रूप में कर सकते हैं। ऊपरी गंगा नदी सबसे बड़ा है रामसर साइट, सबसे छोटा आपका सरसरी नावर झील है। अगर सबसे पुराना की बात करें तो ऊपरी गंगा नदी 2005 में घोषित हुआ, और नवीनतम 2022 में आपका बखीरा है। नेक्स्ट, आपको 10 में से 6 एक ही वर्ष 2019 में घोषित किए गए रामसर साइट। अब हम चर्चा करेंगे उत्तर प्रदेश की नदियों के बारे में, जो संपूर्ण अपवाह तंत्र है इसके बारे में बात करेंगे। उत्तर प्रदेश में अपवाह तंत्र की बात करें तो इसमें एक प्रमुख नदी और उसकी सहायक नदियों का एक पूरा नेटवर्क फैला हुआ है। इसमें प्रमुख नदियों में गंगा और यमुना उत्तर प्रदेश की सबसे प्रमुख नदियां हैं। इनके सामान्य प्रवाह दिशा की बात करें तो प्रदेश की अधिकांश नदियों का प्रवाह उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूरब की ओर है, क्योंकि यह क्षेत्र का ढलान इसी दिशा में है। प्रदीपीय पठार का ढलान, तो पठार का ढलान उत्तर की ओर है। इसमें वहां से निकलने वाली नदियां उत्तर की ओर बहकर गंगा यमुना में मिल जाती हैं। अगर बात करें नदियों के वर्गीकरण की तो इसमें हिमालयी नदियां, मैदानी नदियां और प्रदीपीय पठार की नदियां शामिल हैं। हिमालयी नदियों की विशेषता की बात करें तो सदावाहिनी होती है, क्योंकि ग्लेशियर से निकलती रहती हैं। उदाहरण के लिए गंगा, यमुना, रामगंगा, घाघरा और शारदा शामिल हैं। मैदानी नदियों की बात करें तो इसकी विशेषता है मैदानी झीलों दलदलों से निकलती हैं। उदाहरण के लिए आपका गोमती नदी हुआ, वरुणा नदी हुआ और सई नदी। ये तीनों एग्जाम्पल महत्वपूर्ण है मैदानी नदियों के एग्जाम्पल। आता है फिर प्रदीपीय पठार की नदियों की बात करें तो इसमें आपका
रहता है मौसमी ग्रीष्म ऋतु में अक्सर सूख जाती है, जैसे चंबल, बेतवा, केन, सोन और रिहंद। नेक्स्ट, अब बात करते हैं गंगा की। इसे उत्तर प्रदेश की जीवन रेखा के रूप में भी जाना जाता है। उद्गम गंगोत्री हिमनद से, उत्तराखंड, यहाँ से भागीरथी के नाम से जाना जाता है। पंचप्रयाग आप लोग जानते हैं, विष्णुप्रयाग या धौलगंगा और अलकनंदा की संगम, नंदप्रयाग नंदिनी और अलकनंदा, कर्णप्रयाग पिंडार और अलकनंदा, जबकि रुद्रप्रयाग मंदाकिनी और अलकनंदा। देवप्रयाग जो है भागीरथी और अलकनंदा नदी से मिलकर ऋषि को गंगा का रूप है। नेक्स्ट, अगर कुल लंबाई की बात करें तो 2525 किलोमीटर लगभग है। यूपी में प्रवेश बिजनौर जिले से। गंगा की यूपी में लंबाई की बात करें तो 1450 किलोमीटर है। यूपी के जिले वे प्रदेश के 27 जिलों से होकर बहती है। अब हम गंगा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य पे बात करेंगे। इसे राष्ट्रीय नदी का दर्जा 2008 में नवंबर 2008 में घोषित किया गया। राष्ट्रीय जलीय जीव गंगा डॉल्फिन, जो कि मीठे पानी की डॉल्फिन झील है। इसकी बात करें तो 2009 में इसे भारत सरकार ने राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया, जबकि उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य जलीय जीव के रूप में इसे 2023 में। नेक्स्ट बात करते हैं नमामि गंगे कार्यक्रम। गंगा की सफाई और संरक्षण के लिए जुलाई 2014 में शुरू किया गया। स्वतः शुद्धिकरण का गुण क्या है, तो इसमें पानी में बैक्टीरियोफेज नामक जीवाणु की उपस्थिति के कारण जो जीवाणुओं को नष्ट कर देता है, इसके कारण यह जल हमेशा शुद्ध रहता है। नेक्स्ट बात करते हैं राष्ट्रीय जलमार्ग फर्स्ट, जबकि प्रयागराज से हल्दिया तक है। तो राष्ट्रीय राजमार्ग प्रयागराज से हल्दिया तक। आपको ये भी बता दें, यह उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जलमार्ग है और इसकी जो टोटल लेंथ है वो आपका 1620 किलोमीटर है, जो कि भागीरथी से हुगली नदी तक इसका जो क्षेत्र है। और आपको साथ में ये भी बता दें कि उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा जलमार्ग जो है नेशनल वाटरवे अर्थात NW12 है। आपको बता दें इसकी टोटल लेंथ है 5.5 किलोमीटर है और यह आपका 80 नदी पर स्थित है, 80 नदी पर है। नेक्स्ट, अब तट पर स्थित कुछ प्रमुख शहर आपके कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी, कन्नौज, गाजीपुर और बलिया है। बात करेंगे गंगा के बाएं तट की जो सहायक नदियां हैं उनके बारे में, जिसमें रामगंगा। उद्गम क्या है, तो पौड़ी, गढ़वाल, उत्तराखंड। यूपी में प्रवेश कहाँ से होता है, तो बिजनौर से, कालागढ़ से। इसके संगम की बात करें तो कन्नौज के पास गंगा में मिल जाती है। इसके तट पर स्थित अगर शहर की बात करें मुरादाबाद, बरेली। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क भी इसके किनारे है। नेक्स्ट बात करते हैं गोमती नदी। उद्गम फुलहार झील और यह पीलीभीत में है। संगम गाजीपुर के पास या कैथी नामक स्थान पर गंगा में मिल जाती है। तट पर स्थित है तो यह कौन कौन से शहर, लखनऊ है, जौनपुर और सुल्तानपुर, ये तीनों शहर गोमती नदी के तट पर स्थित हैं। आपको बता दें गोमती नदी एक प्रमुख सहायक नदी है जिसका उद्गम हिमालय से नहीं बल्कि मैदानी क्षेत्रों से होता है। नेक्स्ट बात करते हैं आपका घाघरा है। उद्गम कहाँ है, तो माप चचुंगो हिमनद तिब्बत से होता है। अन्य नाम अयोध्या में इसे सरयू के नाम से जाना जाता है और इसकी घोषणा उत्तर प्रदेश सरकार ने 2020 में ऑफिशियल डेटा में कर दिया था। अगर हम इसके सहायक नदियों की बात करें तो शारदा और राप्ती। इसका संगम छपरा, बिहार में गंगा से मिल जाती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे शारदा की। इसका उद्गम है मिलाम ग्लेशियर, नेपाल, हिमालय। अन्य नाम काली और महाकाली। संगम बहराइच, बासरा के पास में घाघरा से मिल जाती है। यह भारत नेपाल सीमा का निर्धारण करती है। तो फेमस है शारदा नदी जो है भारत और नेपाल सीमा का निर्धारण करती है। अब आते हैं राप्ती। उद्गम है रुकुमकोट, नेपाल। संगम देवरिया, बरहाज के पास घाघरा से मिल जाती है। तट पर स्थित है तो गोरखपुर इस नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट, आपको बता दें यमुना जो है गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। इसका उद्गम यमुनोत्री हिमनद, बंदरपुर चोटी, उत्तराखंड से। यूपी में प्रवेश सहारनपुर जिले के फैजाबाद नामक स्थान से। यूपी के कितने जिलों से होकर गुजरती है, तो 19 जिलों से। यूपी के जो है मैत्रावाना चाकर में बहती है। संगम प्रयागराज में गंगा से मिल जाती है। कुल लंबाई इसकी 1376 किलोमीटर है। तट पर स्थित है तो दिल्ली, मथुरा, आगरा, इटावा और कालपी। सीमा निर्धारण की बात करें तो यह नदी हरियाणा और उत्तर प्रदेश के बीच सीमा बनाती है। अब बात करेंगे यमुना की प्रमुख सहायक नदियों के बारे में, जिसमें चंबल है। इसका उद्गम जानापाव पहाड़ी, महू, मध्य प्रदेश से। इसके संगम की बात करें इटावा के पास यमुना में मिल जाती है। प्रसिद्ध तो बीहड़ और अवनालिका अपर्दन के लिए कुख्यात है। यहाँ जो है यमुना की सहायक नदियों को पश्चिम से पूर्व दिक से याद कर सकते हैं। चंबल सिंह की बेटी केन, इसमें आपका यमुना की सहायक नदी में चंबल, सिंध, बेतवा, केन। नेक्स्ट बात करते हैं बेतवा।
उद्गम होता है विंध्य श्रेणी मध्य प्रदेश, संगम हमीरपुर के पास यमुना में मिल जाती है। इसका संस्कृत में नाम क्या है? तो वेत्रवती है। नेक्स्ट बात करते हैं केन नदी के बारे में। उद्गम है कैमूर पहाड़ी मध्य प्रदेश, संगम होता है बांदा भजौहा के पास यमुना में मिल जाती है। इसका संस्कृत नाम है कर्णवती। तो ध्यान रखना, बेतवा वेत्रवती, केन कर्णवती। कुछ प्रायद्वीपीय नदियों के बारे में बात करें तो सोन नदी है। उद्गम क्या है? अमरकंटक पहाड़ी मध्य प्रदेश, संगम पटना बिहार के पास सीधे गंगा में मिलती है। उत्तर प्रदेश में प्रवाह की बात करें तो सोनभद्र जिले से होकर बहती है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है टोन्स। उद्गम की बात करें तो कैमूर श्रेणी तमसा कुंड मध्य प्रदेश, संगम प्रयागराज के पास या सिरसा नामक स्थान पर सीधे गंगा में मिलती है। नेक्स्ट बात करते हैं हिंडन नदी के बारे में। उद्गम है शिवालिक श्रेणी सहारनपुर, संगम है नोएडा के पास यमुना में मिलती है। आपको बताते हैं सोन और टोंस नदियां यमुना में नहीं बल्कि सीधे गंगा में मिलती हैं, एक महत्वपूर्ण अंतर भी है। नेक्स्ट अब बात करेंगे कुछ शहर जो किन नदियों के किनारे हैं। तो गंगा के किनारे महत्वपूर्ण शहर कानपुर, वाराणसी, प्रयागराज, कन्नौज और बिजनौर है। यमुना के किनारे आगरा, मथुरा, इटावा, कालपी और दिल्ली। गोमती गोमती के किनारे 3 प्रमुख शहर हैं, लखनऊ, जौनपुर, सुल्तानपुर। सरयू के किनारे अयोध्या, राप्ती, गोरखपुर, रामगंगा, मुरादाबाद, बरेली, हिंडन, गाजियाबाद, नोएडा। नेक्स्ट बात करते हैं उत्तर प्रदेश में गंगा किस जिले से प्रवेश करती है? बिजनौर। लखनऊ शहर किस नदी के किनारे? तो गोमती नदी। गंगा यमुना का संगम प्रयागराज। और नालिका प्रदन के लिए कुख्यात तो जम्बल, ये पेपर में कई बार आया है। अयोध्या किस नदी की? तो सरयू से घाघरा भी कहते हैं, और अयोध्या में इसे सरयू के नाम से। राष्ट्रीय जलमार्ग NW1 कहाँ से कहाँ तक? प्रयागराज से हल्दिया। गोरखपुर किस नदी? तो राप्ती नदी के किनारे बसा है। नेक्स्ट बात करते हैं निम्नलिखित में से किस नदी को राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 के रूप में? गंगा। गोरखपुर किस नदी के किनारे? राप्ती। गंगा नदी की एकमात्र सहायक नदी, इसका उद्गम मैदान में है। गोमती। नमामि गंगे कार्यक्रम तो जुलाई 2014। नेक्स्ट तथ्य भी कंप्लीट हो चुके हैं गंगा के बारे में। गंगोत्री, प्रवेश, बिजनौर सहायक नदियां। यमुना के बारे में भी गोमती, फुलहार झील पीलीभीत में, और जो प्रायद्वीपीय नदियां हैं। नेक्स्ट गंगा नदी तो जानते हैं गंगोत्री ग्लेशियर, गोमुख, उत्तराखंड। इसकी ऊंचाई कितनी है? 3892 मीटर। कुल लंबाई 2525। उत्तर प्रदेश में 1450। यूपी में बिजनौर में प्रवेश, यूपी से निकास बलिया जिले से। कितने जिलों से होकर बहती है? तो 27 जिलों से। इसको राष्ट्रीय नदी का दर्जा 2008 में दिया गया है। अब बात करते हैं गंगा बेसिन में विस्तार। तो जल विज्ञान की दृष्टि से इसके 3 भाग हैं, ऊपरी, मध्य और निचले। मध्य गंगा का मैदान सबसे बड़ा है इसमें। उत्तर प्रदेश में कुल गंगा बेसिन का 28% हिस्सा आता है, तो इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है उत्तर प्रदेश में कुल गंगा बेसिन का कितने परसेंट हिस्सा आता है? तो 28। यूपी के 17 जिले गंगा बेसिन के अंतर्गत आते हैं। गंगा बेसिन में 19 उप बेसिन भी शामिल हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हिंडन। तो शकंभरी देवी पहाड़ी सहारनपुर से उद्गम होता है, नोएडा में यमुना से मिल जाती है। अरिहंत तो मतीरंगा पहाड़ी छत्तीसगढ़ से। यह सोनभद्र में सोन से गोविंद वल्लभ पंत सागर। टोंस या तमसा, तमसा कुंड मध्य प्रदेश उद्गम होता है, या सिरसा प्रयागराज में गंगा से मिल जाती है। राप्ती रुकुमकोट नेपाल से, इसको गोरखपुर का शोक भी कहते हैं। देवरिया में घाघरा से मिल जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं सही, तो भिजवान झील हरदोई से निकलती है, जौनपुर में गोमती से मिल जाती है। कर्मनासा कैमूर बिहार से, चौसा में गंगा से यूपी बिहार की सीमा पर मिल जाती है। वर्णा में मछली या फूलपुर कंदवा से निकलते हैं, वाराणसी की उत्तरी और दक्षिणी सीमा को यह बनाती है। नेक्स्ट दोस्तों, यह आपका उत्तर प्रदेश जो है मैराथन क्लास का पार्ट 1 जो है समाप्त हुआ। आपको बता दें दोस्तों, आप जितना ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करेंगे, उतनी ही जल्दी उत्तर प्रदेश स्पेशल मैराथन का पार्ट 2 लेकर आएंगे। धन्यवाद।